और इस वक्त हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज बता दें। जिग्नेश शाह की गिरफ्तारी हुई है। एफटीआई मामले में जिग्नेश शाह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, सीबीआई ने जिग्नेश शाह को गिरफ्तार कर लिया है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं, जिग्नेश शाह की गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने जिग्नेश शाह को गिरफ्तार कर लिया। आपसे थोड़ी देर पहले ये गिरफ्तारी हुई है। एनएससीएल मामले में सीबीआई ने जिग्नेश शाह को गिरफ्तार किया है। काफी समय से शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहे थे। एफटीआई के प्रमोटर है जिग्नेश शाह, जिससे सीबीआई की पूछताछ चल रही थी। 9 ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। आपको यह भी बताएं, जोसेफ मेसी और श्रीकांत जावलेगर के घर पर भी छापेमारी की गई थी। और स्टॉक एक्सचेंज की मंजूरी को लेकर यह पूरी कार्रवाई की गई। और आखिरकार सीबीआई ने पूछताछ के बाद जिग्नेश शाह को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा छापेमारी भी लगातार चल रही है और पहले भी चल रही थी। 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई। एफटीआई के प्रमोटर है जिग्नेश शाह। मेरे सहयोगी तरुण शर्मा से बात करते हैं। तरुण, बहुत बड़ी खबर, और क्या डिटेल्स है आपके पास? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि करीबन 6 घंटे की पूछताछ के बाद अब जिग्नेश शाह को अरेस्ट कर लिया गया है। पहले उनके घर में उनकी पूछताछ चल रही थी, उसके बाद उन्हें सीबीआई ऑफिस लाया गया और उसके बाद उन्हें अरेस्ट यहाँ पे किया गया है। और ये जो मामला है, ये एनएससीएल से बिल्कुल अलग मामला है। ये M6 एसेक्स, जो मल्टीपोलर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, उसको जो स्टॉक एक्सचेंज का लाइसेंस दिया गया था, उस मामले में ये गिरफ्तारी की गई है। और अब जाके कुछ ही मिनटों पहले जिग्नेश शाह को यहाँ पे सीबीआई ने अरेस्ट किया है। पूरी डेवलपमेंट्स के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। लंबी पूछताछ हुई है और कौन लोग हैं जिनसे पूछताछ की गई, ये जो पूरा मामला है उसमें लेकर अब कैसे जिग्नेश शाह की मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस सीबीआई ने ये 2014 में केस रजिस्टर किया था, तो कुछ ऑफिसर्स और जिग्नेश शाह और जोसेफ मेसी पे ये केस रजिस्टर्ड हुआ था। और कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही थी कि किसी को पर्सनल बेनिफिट पहुंचा के यहाँ पे ये लाइसेंस लिया गया है, जो उस समय गलत दिखाई दे रहा था। तो उसी को चलते हुए सीबीआई ने आज अपना इन्वेस्टिगेशन 2 साल के बाद, जब 2016 में आके अपना इन्वेस्टिगेशन को जब पूरा किया और कुछ एविडेंस उनके हाथ में लगे, उसके बाद जिग्नेश शाह को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है। तो जिग्नेश शाह की गिरफ्तारी हुई है। आपको और भी बताएं कि एफटीआई के प्रमोटर जिग्नेश शाह की मुश्किलें यहाँ पर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सीबीआई की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने पहले जिग्नेश शाह के ठिकानों पर छापेमारी की है। तरुण, ये जो छापेमारी की गई है, कुल 8 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। क्या कुछ इंफॉर्मेशन मिल पाई है उसके अलावा भी कहीं पर, और अब सीबीआई छापेमारी कर सकती है? बिल्कुल, 9 जगहों पे छापेमारी थी। तरुण का संपर्क फिलहाल हमसे कट गया। उनसे फिर से जानेंगे, लेकिन इस पूरी खबर में आपको बताएं कि पिछले काफी समय से पूछताछ चल रही थी जिग्नेश शाह से। एफटीआई के प्रमोटर है जिग्नेश शाह। सीबीआई की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने पहले जिग्नेश शाह के ठिकानों पर छापेमारी की। बाद में सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए जिग्नेश शाह के घर पर गई। सीबीआई के मुख्य जो मुंबई का मुख्यालय है, फिर वहां पर उनको ले गई। M6 एसेक्स को लाइसेंस देने में गड़बड़ी मामले में ही जिग्नेश शाह की गिरफ्तारी हुई है। मेरे सहयोगी तरुण से एक बार फिर से बात करते हैं। तरुण, जो ये छापेमारी चली है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उसमें क्या कुछ हाथ लगा है और भी कई जगहों पर छापेमारी करने का प्लान है सीबीआई का? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि सुबह 9 बजे से ही ये सुबह 8:15 बजे 9 जगहों पे ये छापेमारी स्टार्ट हुई थी। इसमें M6 एसेक्स का ऑफिस, M6 का ऑफिस, एफटीआई के हेडक्वार्टर और कुछ जिग्नेश शाह, जोसेफ मेसी पे ये कार्रवाई की गई थी। तो उनमें सब जगह पे जहां सीबीआई गई, बस वो ये जानना चाहती थी कि किस तरीके का ट्रांजेक्शंस M6 और M6 एसेक्स के बीच में हुआ, किस तरीके का ट्रांजेक्शन एफटीआई और M6 एसेक्स के बीच में हुआ, और जोसेफ मेसी का उसमें क्या रोल था, क्योंकि उस समय M6 एसेक्स के जो सीईओ थे वो जोसेफ मेसी थे। तो उनसे पूछताछ की जानी थी। और उसके बाद जिग्नेश शाह का इसमें पूरे तरीके से क्या रोल था, इन सभी को देखते हुए कई घंटों तक ये कार्रवाई चली। और मैं बताना चाहूंगा कि M6 एसेक्स पे ये ऑर्डर जो है वो कल कोर्ट से उन्होंने पास करवाया था, सीबीआई कोर्ट से, कि M6 एसेक्स पे वो
एक तरीके का सर्च करना चाहते हैं, एक इंक्वायरी करना चाहते हैं। तो उसके बाद आज सुबह उन्होंने ये कार्रवाई की। तो आगे आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि कुछ और गिरफ्तारियां यहाँ पे हो सकती हैं, क्योंकि जोसेफ मैसी जो अभी तक सभी मामलों से बचते हुए आए थे, लेकिन अब जाकर वो कहीं ना कहीं एजेंसीज की गिरफ्त में आ गए हैं। और एजेंसीज जो हैं, क्योंकि मेन जो रोल था उस समय जोसेफ मैसी का था, क्योंकि वो सीईओ थे उस समय। तो हो सकता है आने वाले समय में जो जिग्नेश शाह के बाद अब जोसेफ मैसी पे ये घेराव हो और एजेंसी उनसे और ज्यादा इंटेरोगेशन हो, क्रॉस एग्जामिनेशन हो सभी के बीच में, चाहे वो सेबी ऑफिशियल्स हो, चाहे जोसेफ मैसी और जिग्नेश शाह हो। तो 2 साल बाद कार्रवाई हुई है, लेकिन लिहाजा एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे सीबीआई ने करी है। करण, चूंकि एमसीएक्स एसेक्स में लाइसेंस देने में गड़बड़ी का ये पूरा मामला है, 2 साल के बाद गिरफ्तारी हुई है, तब से अब तक आपसे जानना चाहेंगे अब ये जो पूरा मामला है कितना ज्यादा सीबीआई की तरफ से स्ट्रांग है, कितने स्ट्रांग एविडेंसेस उनके पास है जिससे जिग्नेश शाह जो अब गिरफ्तार हुए हैं आगे भी वो अपना केस सीबीआई स्ट्रांग रख पाए? बिल्कुल, ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। इसमें कई रेगुलेटर्स के कुछ लोग हैं जिनका एफआईआर में नाम है, चाहे वो एमसीएक्स एसेक्स का एक्सचेंज का नाम है, जिग्नेश शाह खुद और जोसेफ मैसी खुद। तो लिहाजा सीबीआई ने अपने आप से पूरी तैयारी करी है, 2 साल का इंतजार किया था और उसके बाद जाके अब कार्रवाई करी है। तो लिहाजा सीबीआई के पास एक ठोस सबूत उनको मिले हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जिन 2 साल के जब मार्च के अंदर ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी स्टार्ट की गई थी, उसका जब एफआईआर में कन्वर्ट किया गया, सभी के बयान दर्ज करा चुकी थी सीबीआई, और चाहे वो जिग्नेश शाह के हों, जोसेफ मैसी के हों, सेबी ऑफिशियल्स के हों। तो उन सभी के बाद यदि आज सीबीआई कार्रवाई कर रहा है तो लिहाजा उनके पास एक स्ट्रांग एविडेंस यहाँ पे तैयार हुआ होगा, कुछ कनेक्शंस यहाँ पे उनको दिखे होंगे, जिसके चलते अब सीबीआई ने ये बड़ी कार्रवाई करी है। एक बहुत बड़ी कार्रवाई जिग्नेश शाह के खिलाफ। एफटीआई के प्रमोटर है जिग्नेश शाह, जिनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। लंबी चौड़ी पूछताछ के बाद आखिरकार सीबीआई की टीम ने जिग्नेश शाह को गिरफ्तार कर लिया। मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, 2 साल से ये केस चला आ रहा था और अब जाके गिरफ्तारी हुई है। मामला अब जिग्नेश शाह के लिए कितना ज्यादा सीरियस होता हुआ आपको लग रहा है? बिल्कुल स्वाति, और जिग्नेश शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि ये जिग्नेश शाह की तीसरी गिरफ्तारी है। आपको बता दें कि एनएससीएल के मामले में जिग्नेश शाह 2 बार गिरफ्तार हो चुके हैं और 5600 करोड़ का वो घोटाला था 2013 में सामने आया था। उसके बाद से लगातार जिग्नेश शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जिग्नेश शाह पहले एफटीआई के प्रमोटर थे, अब उनको हिस्सेदारी घटानी पड़ी। उसके बाद एनएससीएल में पूरा कारोबार बंद करना पड़ा और जिग्नेश शाह काफ़ी लंबे समय तक जेल में रहे। और एक नया मामला सामने आया है और स्टॉक एक्सचेंज के लाइसेंस लेने में ये मामला गड़बड़ी का सामने आया है, और जिसके बाद आज सीबीआई ने सुबह ही जिग्नेश शाह के घर पर छापेमारी की थी। उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। और सबसे पहले जी बिजनेस ने ये खबर दिखाई थी कि जिग्नेश शाह के घर पे सीबीआई की टीम पहुंची है, छापेमारी हुई है, पूछताछ हो रही है। और पूरे पूछताछ के बाद कहीं ना कहीं सीबीआई को ये लगा कि ये पूरा मामला गड़बड़ी का बनता हुआ दिख रहा है, और इसी को देखते हुए एहतियातन यहाँ पर जिग्नेश शाह को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। ये मामला यहाँ से और जटिल हो सकता है, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज का मामला है और एमसीएक्स एसेक्स का जो लाइसेंस मिला था यहाँ पर, उस लाइसेंस को लेने में कुछ न कुछ धोखाधड़ी हुई है, इस बात की आशंका यहाँ पर जाहिर की गई है। तो निश्चित तौर पर जिग्नेश शाह, जो कि एक समय में कमोडिटी बाजार के बड़े बादशाह माने जाते थे, आजकल आज उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। लगातार तीसरी गिरफ्तारी है। और इस पर ज्यादा अपडेट के लिए और जानकारी के लिए आगे और क्या क्या हो सकता है, कानूनी पहलू क्या क्या है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए माजिद मेमन जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। जिग्नेश शाह की इस गिरफ्तारी पर आपका कमेंट क्या होगा? क्या आपको लगता है कि ये मामला कानूनी तौर पर आगे और बढ़ सकता है और जिग्नेश शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये लाइसेंस में गड़बड़ी का मामला आया है? देखिए, एनएससीएल का मामला इस कदर पेचीदा है और फैला हुआ है, और इसके बहुत सारे पहलू हैं। इसमें एक तरफ तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग काम करती है, दूसरी तरफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट काम करती है, तीसरी तरफ इसी तरह के तफ्तीशी अमले काम पे लगे हैं। और इसका जाल इतना फैला हुआ है कि इसमें बहुत ही लंबे अरसे से तफ्तीश का काम चल रहा है, जैसा हम और आप जानते हैं। अब जब पहले उनको गिरफ्तार किया गया था तो उन पर कुछ गबन के आरोप थे कि एनएससीएल के इन्वेस्टर्स के पैसों के संबंध में कहीं उन्होंने शायद ये किया है गलती वगैरह का। अब ऐसा है कि इस तरह फिर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज में उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसी तरह से अभी उन पर शायद कोई लाइसेंस की गड़बड़ी का मामला है, उसमें कोई चीटिंग या कुछ होगा। मगर इतना है कि तफ्तीश के लिए गिरफ्तारियां की जाती हैं। कानून में लोगों की गलतफहमी ये नहीं होनी चाहिए
कि गिरफ्तारी सजा का कोई हिस्सा है। हाँ। गिरफ्तारी सजा का हिस्सा नहीं होता, गिरफ्तारी सिर्फ तफ्तीश के प्रोग्रेस के लिए होती है, और इसके लिए जिग्नेश शाह से पूछताछ दोबारा होगी और अदालत के सामने उन्हें पेश किया जाएगा। सर, लेकिन आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा, 2 बार जिग्नेश शाह की गिरफ्तारी एनएससीएल के मामले में हो चुकी है, ये एक नया मामला है, स्टॉक एक्सचेंज की गड़बड़ी के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। क्या इन दोनों मामलों के बीच कोई यहाँ पर कनेक्शन को जोड़ते हुए क्या कोई नया जिग्नेश शाह के ऊपर आरोप बन सकता है? क्योंकि पहले भी उनके ऊपर ये कहा गया था कि आप जो है एक्सचेंज चलाने के लिए फिट एंड प्रॉपर नहीं है, ये रिपोर्ट दी गई थी। अब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये इन दोनों मामलों को एक साथ जोड़कर कोई नया मामला इनके ऊपर बन सकता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये मामला जो है ये शायद 420 का मामला बन सकता है या फिर इसमें फोर्जरी का मामला बन सकता है। ये अभी एविडेंस पर निर्भर करता है कि इनके खिलाफ क्या सबूत आते हैं, कि उन्होंने कोई नकली दस्तावेज पेश किए या उन्होंने कहीं कोई कागजात में कोई गड़बड़ी की है, या लाइसेंस कोई झूठा बयान देकर गलत एफिडेविट फाइल करके किया है। ये तमाम चीजें तफ्तीश के बाद सामने आएंगी, लेकिन ये मामला भी उसी के साथ जुड़ सकता है कि एक चेन ऑफ ऑफेंसेस की तरह से। फिर अब जिस तरह से अदालत आगे देखेगी कि क्या ट्रायल एक कॉमन हो सकती है या अलग अलग ट्रायल हो सकती है, ये आगे वक्त बताएगा। जी सर, लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह है, आपके हिसाब से जिग्नेश शाह की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में जो गिरफ्तारी हुई है, क्या ऐसे मामले में आमतौर पर क्या बैकग्राउंड को भी ध्यान में रखा जाता है? जो एक्यूज होते हैं, क्या उनके बैकग्राउंड को देखा जाता है कि आपके ऊपर पहले कौन कौन से मामले चल रहे थे? और अगर देखा जाता है तो ऐसे में जिग्नेश शाह के लिए अब कितना मुश्किल यहाँ पर होगा आने वाले समय में? नहीं, देखिए, अगर आप पर एक साथ कई आरोप लगे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई डिसएडवांटेज होगा। आरोप होते हैं और आरोप के साबित हो जाने के बाद दोषी ठहरा जाना ये एक दूसरी बात होती है। अगर आपको इससे पहले किसी गुनाह में दोषी ठहरा दिया गया है अदालत के जरिए और सजा याफ्ता है आप, तब वो आपके गुनाह की बाद वाले गुनाह की गंभीरता बढ़ती है। लेकिन अगर आप पर सिर्फ आरोप ही लगे हैं तो वो आरोप की तफ्तीश चलती है और उसके बाद ट्रायल होगी। जी, बहुत शुक्रिया माजिद मेमन साहब हमारे साथ पूरी खबर पर बनने के लिए, और मृत्युंजय हमारे साथ इस पूरी खबर को और बताने के लिए। और सबसे पहले जी बिजनेस पर आपने एक्सक्लूसिव खबर देखी, जिग्नेश शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर और अपडेट लगातार हम आपको आगे भी देते रहेंगे। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर का। उरी में सेना ने आतंकवादियों को करारा जवाब दिया है। 15 आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान सेना ने 8 आतंकी मार गिराए हैं। उरी सेक्टर के लच्छीपुरा में 15 आतंकियों से सेना की मुठभेड़ हुई, जिसमें से 8 आतंकियों को मार गिराया गया। आपको बताएं कि उरी में आज ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन भी किया है। जहां पर उरी में हमारे जवान शहीद हुए, वहीं पर एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, लेकिन जो मुठभेड़ चल रही है उसमें 8 आतंकी मार गिराए गए हैं। 15 आतंकियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है। उरी सेक्टर के लच्छीपुरा में 15 आतंकियों से सेना की मुठभेड़ हुई है, जहां पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, वहीं ये आतंकी मारे गए हैं। करारा जवाब हमारी सेना की तरफ से दिया गया है। मेरे सहयोगी खालिद का रुख करते हैं। खालिद, मुठभेड़ के बारे में और क्या अपडेट है? कि अभी भी मुठभेड़ जारी है और कितने आतंकी मार गिराए गए? देखिए, अभी तक 9 की खबर है मारे जाने की और 15 का ग्रुप बताया जाता है। हालांकि सेना अभी इसे ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दे रही है, लेकिन जो हमारे सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक 9 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। और कहा जाता है कि 15 के करीब मिलिटेंटों का ये ग्रुप था जो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था। करीबन 1.5 घंटे पहले इसी लच्छीपुरा इलाके में सीज फायर वायलेशन हुई थी, जहां दोनों तरफ से एक्सचेंज हुआ था फायर का। करीबन 25 से 30 मिनट ये एक्सचेंज चला था और उसके बाद सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया भारतीय सेना की तरफ से। और उस सर्च ऑपरेशन की तरह करते हुए ये इंटरसेप्ट हुए ये मिलिटेंट का ग्रुप और एनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें से 9 के मारे जाने की खबर है और 6 अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। जी बहुत शुक्रिया खालिद हुसैन इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए आपका। उरी आतंकी हमले पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेशर्मी सामने आई है। जब नवाज से इस बारे में सवाल पूछा गया तो वो इससे बचते नजर आए। देखिए।
नवाज शरीफ यूएन जनरल असेंबली में हिस्सा लेने के लिए इन दिनों न्यूयॉर्क में हैं। मीडिया ने जब उरी आतंकी हमले पर सवाल पूछा तो नवाज शरीफ बिना कुछ बोले चलते रहे। बार बार सवाल पूछे जाने पर नवाज शरीफ ने हाथ से इशारा किया कि वो कोई जवाब नहीं देंगे। उनके साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों ने भी पत्रकार को सवाल पूछने से रोक दिया। इससे पहले कल अमेरिका पहुंचते ही नवाज शरीफ ने कश्मीर राग अलापना शुरू कर दिया। सोमवार को नवाज शरीफ ने अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी से मुलाकात की थी। नवाज शरीफ ने अमेरिका से कश्मीर पर अमेरिका का समर्थन मांगा। इससे पहले नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने भी उरी हमले से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दिया था। जो आदमी सीधे सफेद झूठ बोल ले उससे आदमी क्या उम्मीद कर सकता है। अच्छा ही है अगर प्रधानमंत्री पाकिस्तान के उन्होंने कुछ कहा होता तो खुद ही अपने झूठ में फंस जाते, इसलिए मेरे ख्याल से उन्होंने तो बच के निकलना जो है बेहतर समझा। इट इज एन एडमिशन ऑफ गिल्ट बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान इज बीइंग क्वेश्चन्ड नॉट ओनली बाय इंडिया, बाय द वर्ल्ड कम्युनिटी। जम्मू कश्मीर के उरी में रविवार को 4 आतंकवादियों ने सेना के इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर घात लगाकर हमला किया। आतंकवादी हेडक्वार्टर के पीछे की दीवार से सटे नाले के रास्ते से कैंप के अंदर दाखिल हुए थे। कैंप में घुसने के साथ ही आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया और फायरिंग करते हुए कैंप के प्रशासनिक ब्लॉक में घुस गए। कैंप में आग लग गई। 18 जवानों में से 13 जवानों की मौत आग लगने की वजह से हुई।